आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है वो अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। मानी सी बात है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है तो किसी न किसी विषय पे दिया गया होगा। तो वो है अमीर और गरीब राष्ट्र की अवधारणा, यानी ये व्याख्या करने का प्रयास किया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि अगर कोई देश विकसित है, वहाँ पर अमीरी देखने को मिलती है, संपत्ति देखने को मिलती है, संपन्नता है, समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा है, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, और गरीबी जो है उसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। यानी जो बहुत सारे देश गरीब हैं तो गरीब क्यों बने हुए हैं, क्योंकि देश तो वो भी हैं जो कि विकसित हैं और देश वो भी हैं जो गरीब हैं। तो फिर अंतर कहाँ आ जा रहा है? क्या किसी नीति में अंतर आ रहा है? क्या संस्थाओं में अंतर आ रहा है? क्या इतिहास की कोई देन है? या उपनिवेशवादी जो प्रवृत्ति थी उभरी, जिसमें कि भारत के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हुआ और अफ्रीका में बहुत सारे देश वहाँ नियंत्रण स्थापित हुआ, तो क्या उपनिवेशवाद को माना जाए जिसके वजह से किसी भी देश की संपत्ति किसी दूसरे देश में चली जाती है, इसके वजह से कहीं ना कहीं एक गैप पैदा हो गया, संपत्ति का वहाँ ज़्यादा सृजन हुआ, जैसे भारत की संपत्ति ब्रिटेन में चली गई, तो क्या इसको उत्तरदायी माना जाए? तो ये जो अर्थशास्त्री हैं डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, वो एक व्याख्या अपनी प्रस्तुत करते हैं जो कि अभी आपके सामने पेश की जाएगी। लेकिन जो बाकी अर्थशास्त्री रहे हैं परंपरागत रूप में, उन्होंने व्याख्या करने का हमेशा प्रयास किया है, तो पहले उन बातों को देख लिया जाए। तो इसमें पहली तो व्याख्या यही है, मानी गई है कि जो पश्चिमी उपनिवेशवादी प्रवृत्ति है उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रों के बीच में एक असमानता को पैदा किया, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भारत के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हुआ तो यहाँ की संपदा ब्रिटेन चली गई, जिसमें भारत का विकास नहीं हो पाया और ब्रिटेन के नागरिकों को वहाँ विकास हुआ और जीवन स्तर में असमानता आ गई। तो एक उपनिवेशवाद को भी उत्तरदायी माना जाता है। दूसरी बात आती है कि प्राकृतिक संपदा की बात भी अर्थशास्त्री करते रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेरिका में प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका जो है विकसित बना हुआ है, वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को भी अर्थशास्त्रियों ने कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर माना है कि प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ये अंतर पैदा हो जाता है। तो दूसरी बात ये आ जाती है, फिर हम ये कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और ऐतिहासिक घटनाक्रम को भी बना है। बुद्धिमत्ता का मतलब ये है कि किसी देश के नागरिक ज़्यादा बुद्धिमान है अगर, तो वहाँ ज़्यादा प्रगति देखने को मिलती है। जैसे जापान में कर्मठता बहुत ज़्यादा है, सच्चाई के रास्ते पे लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, एथिकल वैल्यूज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या है, विकास देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कर्मठता है, दिन रात काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रगति दिखाई पड़ रही है। तो इसको भी एक कारण माना गया, बुद्धिमत्ता को, चरित्र को भी देखा गया कि इंसान का अपना स्वभाव चरित्र जो होता है वो भी अमीरी और गरीबी के बीच में कहीं ना कहीं कारण पैदा करता है। फिर दूसरी एक और भी वजह बताई गई है कि ऐतिहासिक घटनाक्रम है। जैसे चंगेज़ खान ने बहुत सारे देशों पर आक्रमण किया था, वहाँ की संपत्ति को लूट लिया था। इसी तरीके से भारत के ऊपर देखें, हमले होते रहे, यहाँ की संपत्ति बाहर जाती रही। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाक्रम भी किसी राष्ट्र की संपत्ति को किसी दूसरे देश में पहुँचाने का कारण बन जाता है। जब हमले वगैरह होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उस देश को भुगतना पड़ता है कि जिस देश पर हमला हुआ, तो इसको भी ये कहीं ना कहीं कारण माना जाता है। फिर देखिए आगे चलते हैं। फिर एक बहुत बड़े विचारक रहे डगलस नॉर्थ, ये बताते हैं कि जो संस्थाएं, किसी राज्य में जो संस्थाएं होती हैं वो अगर राज्य को रोकने का प्रयास करती हैं, क्योंकि किसी भी देश में नागरिकों के पास अपनी संपत्ति होती है, अगर राज्य जो है अपनी संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाएं यानी वो संस्थाएं जिससे कोई राज्य चलता है, हम इसको कार्यपालिका कह सकते हैं, सरकार के पास अपने बहुत सारे अंग होते हैं जहाँ के प्रशासन चलता है, तो सारी संस्थाएं कहलाती हैं राज्य की। तो राज्य की जो संस्थाएं होती हैं वो अगर अपने नागरिकों की संपत्ति को छीन लेती हैं, यानी कोई भी राज्य जो है वो ताकत के बल पर, नियम के बल पर, कानून के बल पर अगर किसी देश के नागरिकों की संपत्ति को छीना जाता है, तो फिर क्या होगा, वहाँ विकास नहीं हो पाता है। लोग दिन रात मेहनत करके फिर उस काम में लगते नहीं हैं, उनको डर रहता है कि हमारी संपत्ति राज्य के द्वारा छीन ली जाएगी। तो जो संस्थाएं राज्य को रोकती हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, वहाँ ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। ये बात जो है वो डगलस नॉर्थ ने, जो कि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो राज्य संपत्ति ले लेते हैं अपने नागरिकों की, वहाँ विकास कम देखने को मिलता है, और जो राज्य जो हैं वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, निजी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रगति देखने को मिलती है। एक वही बात आती है सामने। अब देखिए आते हैं हम कि एसमोगलू और जॉनसन जो हैं वो 2012 में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी कि वाई नेशंस फेल, इस नाम की एक किताब लिखी थी।
इस किताब के अंदर सारी व्याख्याएं दी हुई हैं। तो एसमोगलू और जॉनसन जो बताते हैं कि दो प्रकार की संस्थाएं होती है किसी भी देश में, यानी संस्थाओं के चरित्र को बताते हैं। एक संस्था इंक्लूसिव होती है, समावेशी होती है। दूसरी होती है एक्सट्रैक्टिव होती है, यानी किसी चीज़ को ले लेती है, वो खींच लेती है, निष्कर्षण कर लेती है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर राज्य संपत्ति ले लेता है, किसी की भी संपत्ति, कोई खेत है बहुत बड़ा मान लिए, और राज्य ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, किसी भी आधार पर ले लिया, तो वो एक्सट्रैक्टिव टेंडेंसी कहलाएगी राज्य की, कि राज्य अपने नागरिकों की संपत्ति को छीन ले रहा है, उसका निष्कर्षण कर ले रहा है, अपने तरफ खींच ले रहा है। बहुत सारे ऐसे तानाशाह शासक हैं जो दूसरे नागरिकों की संपत्ति को ले लेते हैं। तो ऐसे में दो प्रकार की संस्थाएं बताई हैं। एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, समावेशी संस्थाएं, और दूसरी एक्सट्रैक्टिव संस्थाएं हैं। तो जो इंक्लूसिव होती हैं वो क्या करती हैं कि जो नागरिक होते हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा वहाँ पे की जाती है संस्थाओं के द्वारा। राज्य को रोका जाता है, संस्थाएं राज्य के शासक को रोकती हैं और वहाँ पर प्रमोट किया जाता है। जैसे अमेरिका के अंदर वहाँ पर निजी संपत्ति की ज़्यादा सुरक्षा है, मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है, एक डेमोक्रेसी वहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके वजह से क्या है, किसी को डर नहीं रहता कि हमारी संपत्ति राज्य ले लेगा। तो इसलिए जो इंक्लूसिव जिस देशों में ऐसी निजी मतलब संस्थाएँ जो इंक्लूसिव होती है, ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है, वहाँ पर ज़्यादा प्रगति देखने को मिलती है। ऐसे सारे देश जहाँ पर इंक्लूसिव संस्थाएं होती हैं, समावेशी संस्थाएं होती हैं, तो राज्य के नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करती हैं, ऐसी पॉलिसी बनाती हैं जो लॉन्ग टर्म में, एक लंबी अवधि में जो है वो आर्थिक उन्नति को प्रशस्त करने का काम करती हैं, उसको प्रमोट करने का काम करती है। वहाँ ज़्यादा प्रगति होती है, वहाँ ज़्यादा संपत्ति का सृजन होता है। और ऐसी संस्थाएं, ऐसे देश जहाँ पर एक्सट्रैक्टिव संस्थाएं होती हैं, तो फिर क्या होता है, राज्य नागरिकों की संपत्ति को ले लेता है, वहाँ लोग जो है वो उतनी परिश्रम के साथ लगते नहीं, उनको डर बना रहता है कि हमारी संपत्ति छीन ली जाएगी। जैसे भारत के अंदर अभी आप देखिए कि अगर परिवार के अंदर मान लिया कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे कोई गलती हो गई तो क्या किया जा रहा है, बुलडोज़र से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। तो भारत के अंदर आप देखें अगर, तो लोगों को कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है ना कि अगर कुछ हो गया तो कहीं ऐसा हम मकान ना गिरा दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन ये कहने का अर्थ ये है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां राज्य के द्वारा संपत्ति को ले लिया जाता है, तो वहां के नागरिकों में भय रहता है, तो उस तरह से मेहनत नहीं करते, तो वहाँ संपत्ति का सृजन भी नहीं हो पाता है। क्योंकि किसी भी देश का विकास जो है वो लॉन्ग टर्म में ही आता है। दीर्घ अवधि जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं आर्थिक, जब वो लंबी अवधि को देखते हुए बनाई जाती हैं और नागरिकों की सुरक्षा होती है, तब जाकर कोई संपत्ति का सृजन हो पाता है। तो ये बताया कि जहाँ पर इंक्लूसिव जो संस्थाएं होती हैं वहाँ ज़्यादा संपत्ति का सृजन होता है। तो ऐसे सारे देश जो हैं जो विकसित हैं, उसके पीछे संस्थाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पर राज्य जो है संपत्ति को ले लेता है, एक्सट्रैक्टिव संस्थाएं जहाँ पर हैं, वहाँ पर लोगों को अवसर नहीं होता कि वो अपना विकास कर सके, वो डरे रहते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर सीधी सी बात है कि संपत्ति का उतना सृजन नहीं हो पाता, जिसके वजह से अमीर और गरीब राष्ट्र की अवधारणा जो है वो जन्म लेती है। तो एक ये बात बताई थी कि दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि की जो प्रेरणा है वो इंक्लूसिव संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो एक्सट्रैक्टिव संस्थाएं जहां होती है वहां पर असुरक्षित जो है निजी संपत्ति हो जाती है, वहां कभी भी राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करके ले लिया जाता है। तो एक ये कारण बताया है। फिर हम देखिए आगे चलते हैं, इसमें यह बताया गया कि अगर हम देखें कि उपनिवेशवादी जो प्रवृत्ति है उसको भी कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये बात बताया गया है कि जैसे भारत और अमेरिका में आप देख लें तो भारत के अंदर उपनिवेशवादी जो ताकतें थीं, यानी पूरे विश्व में जब उपनिवेशवाद का प्रचार प्रसार हुआ और फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा अलग अलग देशों में जो उपनिवेश स्थापित किए गए, तो ये बताया गया है कि ब्रिटेन ने जब भारत पर कब्जा किया था तो पहले ही ये तय कर लिया था कि हम भारत में नहीं रहेंगे। तो जब ये उपनिवेशवादी शक्तियां ये तय कर लेती थी कि हमें इस देश में रहना नहीं है, तो वो इंक्लूसिव संस्थाओं को बनाते ही नहीं थे, समावेशी संस्थाओं का जन्म उस देश में होता ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस होता कि इस धन संपदा का बस निष्कर्षण करना है, किसी तरीके से यहाँ की संपदा को ज़्यादा से ज़्यादा हड़प लेना है और अपने देश में भेज देना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम देखें तो भारत में भी उपनिवेशवाद था, मतलब ब्रिटेन का कब्जा था, भारत भी उपनिवेश था ब्रिटेन का, और अमेरिका में भी एक उपनिवेशवादी एक काल देखने को मिलता है। लेकिन दोनों जगह अलग अलग संस्थाएं हुई। तो पहले से ही उपनिवेशवादी शक्तियां जो है तय कर लेती थी कि हमें भौगोलिक कारणों को देखकर, जैसे भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ रहना इतना आसान नहीं अंग्रेज़ों के लिए, तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमें भारत में नहीं रहना है। तो इसलिए भारत में ऐसी संस्थाओं को उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। वो एक्सट्रैक्टिव जो नेचर की संस्थाएँ थीं, ज़्यादा निष्कर्षण करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हड़पा जाए,
तो उसको यहाँ पर जन्म दिया गया, इसीलिए भारत का विकास नहीं हो पाया। भारत जो है गरीब देश के रूप में स्थापित हो गया ब्रिटेन की नीतियों की वजह से। फिर देखिए ये बात बताई गई, तो एक ये बताया कि उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ हैं उनकी भूमिकाओं के कारण भी क्या हुआ कि जो है वो अमीर और गरीब देश की अवधारणा जो है वो आती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो सारी सुविधाएं स्थापित की गई, उन संस्थाओं को स्थापित किया गया जो लॉन्ग टर्म में जो है अमेरिका की ग्रोथ को वो प्रमोट कर सकें। इसलिए अमेरिका की प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उपनिवेशवादी शक्तियों ने वो सारी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे कि लंबी अवधि में वहाँ का विकास हो सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि हमको यहाँ पर रहना है। तो उपनिवेशवादी शक्तियों को जहाँ पर रहना था वहाँ पर अलग प्रकार के संस्थाओं को उन्होंने जन्म दिया, और जहाँ नहीं रहना था वहाँ शोषणवादी संस्थाओं को जन्म दिया, जिसकी वजह से अमीर और गरीब देश की अवधारणा जो है वो देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। फिर देखिए आप यहाँ पर कि अगर समावेशी संस्थाएं, मान लिए बात बताइए कि अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर आज कौन सी ऐसी दिक्कत है? आज तो लगभग लोकतांत्रिक विचारधारा है, आज क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो बताया अर्थशास्त्रियों ने, इन्होंने बताया है कि जो शासकों का चयन भी होता है, जैसे कि सऊदी अरब में देख लें आप, वहाँ पर क्या है, एक प्रकार का राजतंत्र ही है वहाँ पर। तो वहाँ पर लोग जब डिमांड करते हैं, जैसे कि आप पश्चिमी देशों में जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो भी बच्चे हैं, वहाँ के निवासी जब अमेरिका में और दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो जागरूकता आ रही, तो दबाव बना रहे हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरब में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। तो शासकों की इच्छा के ऊपर भी होता है और जनता की अपनी डिमांड पर भी होता है। जो देश गरीब हैं तो वहाँ की जनता जब मांग करती है तो शासकों को लगता है कि हम अगर कुछ सुधार नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता खतरे में पड़ेगी, तो वहाँ पर कुछ सुधार किया जाता है। और जहाँ उनको लगता है कि हम सुधार ना करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऐशो आराम बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है, नागरिक हमसे कुछ मांग भी नहीं रहे, तो वहाँ पर ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया जाता है जो एक्सट्रैक्टिव नेचर की होती हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका अपना लाभ उन संस्थाओं से होता रहता है। वहाँ पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं किए जाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी आती है। तो इसमें ये बताया कि जनता की जागरूकता के ऊपर भी होता है कि जनता कितनी जागरूक है। जब वो डिमांड करती है तो शासक लागू करते हैं, तो जब तक उनका हित सधता रहता है तब तक वो अपने लाभ के लिए उन संस्थाओं का उपयोग करते रहते हैं। इसलिए इंक्लूसिव जो संस्थाएं होती हैं वो उन देशों में स्थापित होती है जहां जन आंदोलन हो जाते हैं, जन विद्रोह होते हैं, वहां पर इस तरह का सुधार देखने को मिलता है। तो लोगों का अपना भी स्वभाव भी हो जाता है, कहीं ना कहीं जो विरोध होता है वो भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है। वर्तमान में यही चीज़ दिखाई पड़ रही है। जो भी तानाशाह जो आज दुनिया में कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। वो सारी सुविधाएं जहाँ भी राजतंत्र लागू है, जैसे खाड़ी देशों में है, तो वहाँ पे देखेंगे तो उनका जीवन स्तर जो शासकों का है वो तो एकदम राजसी है, और बाकी आम जनता की वैसी स्थिति नहीं है। कारण क्या है कि जो संस्थाएं वहाँ इस्टेब्लिश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, जो कुछ भी लाभ मिलता है वो सब शासकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका उतना वितरण जनता में हो नहीं पाता है। तो जब जनता आंदोलन करती है, दबाव पैदा किया जाता है, तो संस्थाओं का कहीं ना कहीं लोकतांत्रिकरण किया जाता है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तो ये लोगों के अपने डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये बताया है कि आज जो जो अंतर पैदा हुआ है वो उसी वजह से है कि कौन कितना डिमांड कर पाता है। अगर नागरिक डिमांड करते हैं तो फिर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये विचार ये आपके जो 3 अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, एसमोगलू वगैरह जो है, जॉनसन है, रॉबिन्सन है, तो इन्होंने ये दिखाया है कि आज के दौर में जो ये अंतर दिखाई पड़ रहा है तो वो संस्थाओं के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि संस्थाओं को जब उदार बनाया जाता है, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा की जाती है, तो वहाँ पर प्रगति होने लगती है। जैसे भारत के अंदर आप देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर लोकतांत्रिक स्वरूप भी है, लेकिन अभी भी न्याय के क्षेत्र में और दूसरे जो क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था का जो ढांचागत यहाँ स्वरूप है उसको और तेज़ किए जाने की ज़रूरत है। जैसे पुलिस सुधार को बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है, न्याय व्यवस्था को अच्छा करने की ज़रूरत है, भूमि सुधार लागू करने की ज़रूरत है। भारत की बहुत बड़ी जो किसानों की आबादी है वो, उनके पास तो 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है, तो 80 करोड़ से ऊपर की आबादी जो है वो तो बहुत गरीबी रेखा के उस पर चल रही है, उनको अनाज देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण जब किया जाएगा, वो ज़्यादा पावर दी जाएगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, फिर प्रगति देखने को मिलेगी। तो ये बातें आपके सामने पेश की हैं, तो फिर किसी दिन किसी और टॉपिक के आपके सामने विचार प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।